चलिए दोस्तों, आज से घटना चक्र समसामयिकी देखते हैं जो आई दृष्टि के नाम से निकालता है। आरओ 2023 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो ये जून तक अपडेटेड है। हम लोग इसे 10-15 दिन में ख़त्म कर देंगे। आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो देख लेते हैं। मिज़ोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। कब? 2030 तक। इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2022 में उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास का भी फुल फॉर्म भी पूछ देगा, ध्यान रखिएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। उल्लास का फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई थी जो 2020 में आई थी। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब का है, तो 2020 का है और 2030 तक 100% लोगों को साक्षर बनाना लक्ष्य है। ये जो NLP जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया, ये 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। स्मरणीय तथ्य क्या है? उल्लास क्या है ये पूछ देगा कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर, ये याद रखिएगा, ये मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख, यहाँ पे क्या हुआ, ये सब ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने अपने क्षेत्रों को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित कर दिया है। मतलब ये 100% साक्षर हो चुके हैं। मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख पूछ देगा कि कौन से राज्य 100% साक्षर हो चुके हैं, तो मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी है। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी है। यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 55% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। वहाँ पे जो 100% साक्षरता कर रहे थे ना, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख में, तो वहाँ पे 55% से अधिक साक्षरता, 100% नहीं है। गोवा में तो लगभग इन चारों राज्यों में 55% से अधिक साक्षरता है, तो उसी को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित कर सकते हैं जिसका 55% से अधिक साक्षरता स्तर है। कार्यक्रम के 5 घटक हैं: आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल एवं निरंतर शिक्षा। उल्लास क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिज़ोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है। घोषणा 20 मई 2025 तक हुआ था कि ये कार्यात्मक साक्षरता दर प्राप्त कर चुका है, मोर देन 95%। तो मिज़ोरम पहला राज्य है, उल्लास के तहत घोषणा किया था, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया था। कौन? मिज़ोरम पहला राज्य। 20 मई को मिज़ोरम ने अपने आप को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य घोषित किया था, और 30 मई को उल्लास के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा दूसरा राज्य है। पहला मिज़ोरम, दूसरा गोवा को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है ने तो इन दोनों से भी पहले यह मुकाम हासिल कर लिया था। इसने 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यूनिट बनने का गौरव प्राप्त किया था। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, उल्लास कार्यक्रम के तहत मिज़ोरम ने ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल किया था, उसके बाद गोवा ने किया था, लेकिन इन सब के पहले ही प्राप्त कर लिया था लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश है ना लद्दाख,
राज्यों में कहेगा तो पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में कहेगा तो लद्दाख पहला हो जाएगा पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है। वो सब जो है ना पूर्ण कार्यात्मक साक्षर वाले राज्य हैं, और केरल तो 100% साक्षरता वाला राज्य है। ये 1990 के दशक में पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद, लेकिन उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल किया। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेगा। मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल किया है। यह कि कौन सी योजना है? उल्लास, याद रखिएगा। जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना। तो पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। संविधान हत्या दिवस, ये सब राजनीति वाली पार्ट है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। भारत के संविधान के भाग 13 ये कितना हो गया? 18 हो गया, अब 13 नहीं 18 है। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में है ना। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित हैं। जो आपातकाल है 52, 56, 60 यही है। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सर्वप्रथम चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनज़र 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल घोषणा की गई थी। दूसरी बार पहला चाइना, दूसरा पाकिस्तान के तहत। चाइना 1962, पाकिस्तान भारत पाक युद्ध 1971 के तहत। इस उद्घोषणा के लागू होने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ियों के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था, जो तीसरी बार लगी। आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दिया गया। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया 25 जून 1975 को, और मार्च 1977 तक चला। ये लगभग 2.5 साल तक चला था। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। 25 जून 1975 को किया गया था। या ये डेट ही याद कर लीजिए। 25 जून 1975 को आपातकाल घोषणा किया गया था और मार्च 1977 में समाप्त किया गया था। तो इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। दैत्य के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया। कब? जुलाई 2024 में घोषणा किया गया था, जिसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। जारी अधिसूचना के आधार पर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज़्यादतियाँ और अत्याचार किए गए। इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः आहत किया गया। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जीरो प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर दिया गया। छोड़िए इसे, आगे छोड़िए। हैदराबाद मुक्ति दिवस। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 17 सितंबर को। उल्लेखनीय कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने के बाद हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यह निज़ाम के शासन के अधीन था। तो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस और 25 जून को
संविधान हत्या दिवस। हैदराबाद वाला यही चल रहा है टॉपिक आगे। यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निज़ाम के शासन को मुक्त किया गया था। किसे? हैदराबाद को। 14 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो। ये पूछा है क्वेश्चन पीसीएस में कई बार, ऑपरेशन पोलो किस लिए जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यमों जैसे सड़क, रेल, जल मार्ग, हवाई मार्गों के बीच या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। कहाँ? ये गुरुग्राम में किया था। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा मानेसर संयंत्र में किया था। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किमी के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों से लादकर भेजने की क्षमता रखता है। मानेसर से रेल द्वारा वाहन देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे वितरण केंद्र हब चिन्हित किए हैं, जिनके माध्यम से वाहन 380 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे। यह टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय, HRIDC, राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई है। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना AI-171, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना AI-171। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 787 ए ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेधानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लंदन गैटविक जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटनाग्रस्त होते ही तेज़ धमाके के साथ आग का गोला उठा और आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। तो कम पूछ देगा कि कौन सा विमान था वो, तो एयर इंडिया का विमान था। ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना AI-171 था। हाँ, बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर था। स्मरणीय तथ्य क्या है? एयर इंडिया फ्लाइट A171 878 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए 13:38 पे IST पर उड़ान भरी थी। कुछ ही मिनटों बाद हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग पर क्रैश हो गई। बोइंग 787-8 विमान में कुल 242 लोग, जिसमें से 230 यात्री व 12 कर्मी दल सवार थे। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। विमान हादसे के स्थान पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुल मरने वालों की संख्या 280 से अधिक हो गई। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरे। ये पूरी जगह किस इमारत में गिरी थी? तो ये BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में गिरा था। दोपहर के भोजन के दौरान छात्र और डॉक्टर परिसर मौजूद थे। एयर इंडिया द्वारा जारी सूचना के अनुसार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई नागरिक थे। भारत के नागर विमानन महानिदेशालय
DGCA एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो AAIB ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला द्वि इंजन वाला दीर्घमार्ग विमान है जिसे पहली बार वर्ष 2011 में वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया था। सुरक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी शुरुआत से ही अब तक 787 ड्रीमलाइनर मॉडल का यह पहला अवसर है जब किसी विमान को बड़ी आघात हुआ हो। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। एयर इंडिया 25 लाख। यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए मुआवजे के अतिरिक्त हैं। एयर इंडिया ना दुर्घटना पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए की अंतरिम भुगतान करेगी और यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए के मुआवजे से अतिरिक्त हैं। अच्छे टाटा सन्स की कंपनी है। भारत की अन्य भीषण हवाई त्रासदियाँ ये मिलाने के लिए दे देगा। 1996 में चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर और 1985 में एयर इंडिया बम कांड और 1978 में एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना 213 लोग मरे थे और 2010 में बेंगलुरु विमान दुर्घटना 158 यात्री मरे थे। फ्लाइट रिकॉर्डर यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमानों में लगाया जाता है जिससे कि विमान दुर्घटना और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। फ्लाइट रिकॉर्डर को भी ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं। यह डिवाइस दो प्रकार की होती है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। यह नारंगी रंग का होता है जिससे कि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक के तापमान को झेल सकता है और 3400 तक की टक्कर सह सकता है। केंद्र सरकार ने दी जाति जनगणना की अनुमति। पहली जाति जनगणना ना स्वतंत्रता के बाद 1931 की जनगणना में हुआ था। 1931 में पहली बार जाति जनगणना हुआ था, ठीक है। और ये जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे 1931 में। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जाति जनगणना करेगा। स्मरणित तथ्य क्या है? जनगणना संघ सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची सूची 69 जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया जाता है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में ना जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से होगा। चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। चिनाब रेल पुल जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित चिनाब नदी पर बना एक रेलवे पुल है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। इस पुल की कुल लंबाई लगभग 1315 मीटर है। यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। किसका? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। ऊंचाई 359 मीटर और लंबाई 1315 मीटर है।
यह पुल 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप तथा लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज़ हवाओं का सामना करने में सक्षम है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक के बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। यह भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 9 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IIT तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया है। तो ये चिनाब रेल पुल जो है ना, इसके निर्माण में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और IITs, भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, ये सब योगदान दिए हैं। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, जिससे यह 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकता है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टिकला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। पूछिएगा किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया चिनाब रेल पुल में, तो टिकला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे डिज़ाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता संभव हुई है। चिनाब रेल पुल को 1486 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ निर्मित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। रणनीतिक इससे इम्पॉर्टेंट है, जानते हैं सभी। रियासी ज़िले में बक्कल और कौरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। कहाँ से? कटरा से बनिहाल तक। किस ज़िले में है ये? बक्कल और कौरी के मध्य बना है ये। किस रियासी ज़िले में बक्कल और कौरी के मध्य बना है और ये कटरा से बनिहाल तक जाता है। चिनाब रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। कब? 2003 में वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी। ध्यातव्य है कि इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। तो एक तो चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन हुआ, दूसरा अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनजांग, ये विश्व के ऊंचे रेल ब्रिजों की जो डिटेल है वो दे रहा है। दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनजांग ये चीन में है, 380 मीटर है। नाजीहे रेलवे ब्रिज गुइझोउ ऊंचाई 310 मीटर है और अपना ये चीना वाला 356 है। और दादुहे रेलवे ब्रिज चुआन 380 है। नाजीहे रेलवे ब्रिज 310 मीटर है और जियांगजीहे रेलवे ब्रिज 298 मीटर है। चीन में ही है सब। बेई पानजियांग रेलवे ब्रिज किंगलोंग, चीन के किंगलोंग स्थित ऊंचाई 295 मीटर है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1, जानते हैं घाटमपुर कानपुर में है। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह 1980 मतलब 660 × 3 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार के उद्यम NLC इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के UPRVUNL के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित किया गया है। स्मरणीय तथ्य: 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई 660 मेगावाट है, जो राष्ट्र को समर्पित किया गया। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री ने जुलाई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इसे नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नप्पल नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है। जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है ना, इसे
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है। इसमें एनएलसी इंडिया की 51% तथा यूपीआरवी यूएनएल की 49% भागीदारी है। घाटमपुर परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगमों से समझौता किए गए हैं। लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेंगी और शेष 25% के लगभग बिजली असम राज्य को आवंटित की गई है। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट ही बना देगा, कह देगा घाटमपुर जो विद्युत परियोजना है इससे केवल उत्तर प्रदेश से मिलता नहीं, इससे असम को भी मिलता है लगभग 25%। ध्यान दीजिएगा। ताज़ा आधिकारिक अनुमान के अनुसार परियोजना की लागत इतना है, छोड़िए इसे। इस परियोजना की शेष इकाइयों के वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। इस परियोजना की शेष 2 इकाई, एक इकाई तो 660 वाला प्रारंभ कर दिया गया, अब जो 2 इकाई है 2026 तक प्रारंभ होने की संभावना है। और 3 इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। देखिए कैसे स्टेटमेंट बना देगा। पहला स्टेटमेंट कि ये जो घाटमपुर विद्युत परियोजना है ये केवल उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं, असम उत्तर प्रदेश दोनों में है। कह देगा कि ये 14,000 यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा इसके संपूर्ण संचालित होने के बाद। यह पूछ देगा कि जो इसकी यहाँ कोयले की आपूर्ति झारखंड के दुमका ज़िले से होती है, तो ये सब सही हो जाएगा। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। ये पूछ देगा कि कौन सी जयंती थी लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला को सशक्तिकरण महासम्मेलन, ये 300वीं जयंती थी उनकी। ये कहाँ की थी? भोपाल की थी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपये मूल्य विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसे 2-3 बार बोल देंगे, जो कम इम्पोर्टेंट है उसे बस स्मूथली पढ़ के निकल जाएंगे आगे। तो ये इसके लिए ना 300 रुपये का मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया और 300 रुपये की सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र है, क्योंकि 300वीं जयंती था। 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ है, जिसे कोलकाता टकसाल ने ढाला है। इम्पॉर्टेंट है 300 रुपये का सिक्का कोलकाता टकसाल अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी प्रदान किया है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योजना के लिए दिया गया। यह पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ा तहसील के चौड़ी गाँव में हुआ था। शासनकाल 1767 से 1795 तक रहा इनका शासनकाल, जिसमें उन्होंने लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण और कुशल शासन किया था। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी महेश्वर नर्मदा तट पर स्थित को साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत थी। उन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण प्रदान किया। इतिहास में उन्हें इस शासिका के रूप में याद किया जाता है कि जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने की, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना वर्ष 2024 में प्रारंभ की, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया और दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित थी। अहिल्याबाई का 13 अगस्त से 1795 में निधन हो गया था। तो इन्हें दार्शनिक महारानी के नाम से भी जानता था। ये स्टेटमेंट में पूछ देगा, जितना भी पढ़े हैं ना स्टेटमेंट बना देगा। ये दार्शनिक महारानी के नाम से भी फेमस है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 2 राज्यों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की है, जिसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूस्थल को बढ़ाना, जानते ही हैं सब।
स्मरणीय तथ्य है कि 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किया। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पे ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना परंपरागत बांध निर्माण से हट करके भू जल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। परियोजना के तहत ताप्ती नदी की 3 धाराओं का विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल को भूजल पुनर्भरण किया जाएगा। इसीलिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को अधिकारियों द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना कहा गया है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को ना विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना कहा गया। स्टेटमेंट में पूछ देगा। TBMRP कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए डिज़ाइन की गई है और इस परियोजना के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एवं खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार एवं खालवा तहसीलें लाभान्वित होंगी। महाराष्ट्र की अकोला, बुलढाणा, अमरावती आदि जिले लाभान्वित होंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में कुल 31.13 TMC जल का उपयोग होगा। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज में कितने TMC का 31.13 TMC जल का उपयोग, जिसमें मध्य प्रदेश को 11.76 TMC जल मिलेगा तथा महाराष्ट्र को 19.36 TMC जल आवंटित करेगा। मतलब महाराष्ट्र को ज़्यादा मिलेगा, मध्य प्रदेश को कम मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। TMC तो याद नहीं रहेगा, बस अधिक और कम यही याद रखिएगा कि महाराष्ट्र को ज़्यादा, मध्य प्रदेश को कम। परियोजना में एक निम्न बांध लो डाइवर्जन बियर बनाया जाएगा जो खरिया गोटीघाट जिला खंडवा मध्य प्रदेश में अमरावती महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी, जबकि शेष 10% वित्तीय भार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकार मिलकर उठाएगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश की हालिया वर्षों में तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना है। कौन सा था यार, ये सब तो वही चल रहा था ना, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। तो ये जो है ना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश की हालिया वर्षों में तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना है। इससे पूर्व केन बेतवा लिंक परियोजना था जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच था। पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। किसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला था? केन बेतवा लिंक परियोजना का। ये क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? केन बेतवा लिंक परियोजना को, क्योंकि ये पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना था केन बेतवा लिंक, इसीलिए इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था। स्टेटमेंट को पूछा था ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। और दूसरा है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, ये मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच है, जिसे संशोधित कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ARCP के साथ जोड़ दिया गया। तापी मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई देश क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से निकलकर लगभग 724 किमी दूरी तक बहती है। नर्मदा के ताप्ती जो है ना, ताप्ती मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से निकलकर 724 किमी दूरी तक बहती है। ये ध्यान दीजिएगा। ताप्ती या तापी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश को कम पानी मिलता है 11 TMC और महाराष्ट्र को ज़्यादा पानी मिल रहा है 19 TMC। तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के मुल्ताई क्षेत्र में सतपुड़ा क्षेत्र से निकलकर लगभग 724 किमी दूरी यात्रा तय करती है ताप्ती।
नर्मदा के बाद ताप्ती भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो गुजरात में खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, जो ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं ना, पूर्णा, गिरना, पंजरा, अनेर, ये ध्यान लिखिएगा। ऐसे याद कर लीजिए, ताप्ती ना अनेर कर दी थी और पंजा मार के पूर्णा को गिरा दी। ताप्ती जो थी ना, ये बिल्कुल अनेर कर दिए थी और पंजा मार के पूर्णा को गिरा दी। ये ताप्ती का जो है, इनकी सहायक नदियाँ हैं। पहलगाम से युद्ध विराम तक, ये सब तो जानते ही हैं कि 22 अप्रैल को वही 2025 में जो पहलगाम दुर्घटना हुआ था, 6-7 मई 2025 रात को जो है ऑपरेशन सिंदूर किया गया। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद 2025 में ये स्टार्ट किया गया। पहलगाम घटना 22 अप्रैल 2025 को 2:45 पे हुआ था अनंतनाग ज़िले के पहलगाम में, जो बैसरन घाटी था। बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों को मारा था, धर्म पूछ करके, हिंदुओं को पहचान करके, जो गैर मुस्लिम थे उन्हें मारा। इसमें 26 लोगों की मृत्यु हुई और जिसमें 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली शामिल थे, कुल 26 हो गए। तो हमले की जिम्मेदारी एक नए संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने लिया था, जिसे पाकिस्तानी लश्कर तैयबा का मुखौटा माना जाता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट का। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल 4 आतंकवादियों की पहचान की। अली भाई उर्फ तल्ला पाकिस्तान के नागरिक थे, आसिफ फौजी पाकिस्तानी नागरिक थे, आदिल हुसैन ठोकर अनंतनाग निवासी था और एहसान पुलवामा निवासी थे। पहलगाम हमले को भारत ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। 23 अप्रैल को उच्च बैठक हुई, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक 23 अप्रैल 2025 को वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि को जो स्थगित कर दिया और अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया। सार्क वीज़ा छूट जो योजना थी, इसे प्रतिबंधित कर दिया। और 29 अप्रैल को तीनों सेनाओं का जो है बैठक हुआ और इसमें उन्होंने कार्रवाई का फैसला लिया। तीनों सैनिक बैठ करके अंतिम रूप से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। ये सब जानते हैं, इसलिए दौड़ा के पढ़ रहे हैं। और 6-7 मई 22 अप्रैल को पहलगाम के बाद 6-7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थलों पर एक साथ प्रहार किया गया। इसमें 5 आतंकी ठिकाना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में थे, जबकि 4 लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित थे। 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के अधिकृत POK में थे 5, और 4 पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित थे, बहावलपुर, मुरुदके, साकरगढ़ और सियालकोट। ये सभी स्थान लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया है कि इसके प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के भविष्य हमले को रोकना था, न कि युद्ध भड़काना था। उधर पाकिस्तान द्वारा प्रतिक्रिया में भेजे गए ड्रोन और सशस्त्र UAV को मार गिराने के लिए भारत ने अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। इस एयर डिफेंस ढांचे में थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने समन्वित सेंसर, मिसाइल एंट्री, ड्रोन तकनीक, सॉफ्ट किल व हार्ड किल शामिल किए थे, जिसने पाकिस्तान पर से हुई कई जवाबी कोशिशों को, ड्रोन हमलों के लहर को विफल कर दिया। भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। ढेर किए गए प्रमुख आतंकियों को लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर खालिद उर्फ अबू आक्सा शामिल था, जो कश्मीर घाटियों में महिलाओं की तस्करी और संचालन के लिए जिम्मेदार था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हवाई बल IAF हथियार प्रणाली, दसाल्ट राफेल लड़ाकू विमान। ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त हवाई बल IAF हथियार प्रणाली, दसाल्ट राफेल लड़ाकू विमान
प्रमुख विशेषता ये सब नहीं पूछेगा, बस स्काल्प स्टार्ड शैडो क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया गया। हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज का प्रयोग किया गया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया गया। भारतीय सेना हथियार प्रणालियाँ स्काई स्ट्राइकर लोइटरिंग म्यूनिशंस IAI हरोप लोइटरिंग म्यूनिशंस। भारतीय वायुरक्षा प्रणालियाँ S-400 आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल भारत का। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना, तो इसके लिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये चिप संयंत्र स्थापित करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये चिप की फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाएंगी। 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट अर्धचालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस यूनिट की स्थापना SCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नज़दीक करेंगे। तो ये जो है ना सेमीकंडक्टर यूनिट, 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट जो उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है, तो इसका संचालन SCL करेगी, फॉक्सकॉन करेगी और ईडा करेगी जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक। SCL एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत एवं ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। यह यूनिट मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधी उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगी। इस यूनिट को 20,000 वेकर्स प्रतिमाह उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2027 तक शुरू होगी। स्वीकृत 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ माइक्रोनेट TMP गुजरात साड़न मेमोरी चिप्स असेंबली टेस्ट संयंत्र, ये मंजूरी 2023 को दिया गया था। तो सेमीकंडक्टर इकाइयाँ भारत में सर्वप्रथम जो स्थापित की गई थी वो गुजरात में किया गया था, गुजरात के साड़न में। और फिर टाटा PSMC फैब धोलेरा गुजरात 28 नैनोमीटर लॉजिक चिप फैब्रिकेशन फैक्ट्री 91,000 करोड़ रुपए निवेश मंजूरी फरवरी 2024। ताइवान की साझेदारी में भारत की पहली AI समर्पित सेमीकंडक्टर फैब है। फिर TSAT टाटा ATMP मोरीगांव असम। उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, ये सब तो जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला ये है, कहाँ, मोरीगांव असम में। फिर गुजरात में है CG रेनेसास स्टार OSAT, और फिर गुजरात के सामने OSAT, फिर ईडा UP में है 2025 में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 मई 2025 को रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के दो उन्नत डिज़ाइन केंद्र नोएडा और बेंगलुरु राष्ट्र को समर्पित किए। ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिज़ाइन कार्य करेंगे। यह देश के एक तकनीक की छलांग है। हम 7 nm और 5 nm डिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन 3 nm पर कार्य करना एक नई सीमा है। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष 2015 से 25 वर्ष पूर्ण हुए। केंद्र सरकार भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इन योजनाओं का अभिप्राय था कि समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग जो अब तक बीमा, पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित हैं, उन्हें मामूली प्रीमियम योजना पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं नियमित पेंशन जैसी सुरक्षाएं प्रदान की जाएं।
जन सुरक्षा योजना 10 वर्ष जो हो गए हैं। 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अप्रैल 2025 तक PMJGY, PMSBY और APY के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़, PMJGBY योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई है। PMSBY योजना के तहत 91 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है तथा 1.97 लाख परिवारों को 3,121 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है। APY योजना के तहत 7.6 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कराया है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा प्राप्त हो रही है। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हैं, जिनमें से 7.08 करोड़ नामांकन PM जनधन योजना PMJJY खाता धारकों के हैं। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 23.87 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें से 17.25 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJJDY खाता धारक नामांकित हैं। अटल पेंशन योजना APY में लगभग 47% महिलाएं हैं, जो कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। अटल पेंशन योजना में कितनी हैं? 47% महिलाएं हैं, जो महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी दर्शाता है। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, PMSYM श्रमयोगी मानधन योजना 2019 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। व्यापारियों एवं स्वरोजगार मंत्रियों के लिए NPS ट्रेडर 2019 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। PM किसान 2019 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना PM मातृवंदना योजना 2017 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 वित्त मंत्रालय LIC के माध्यम से। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM 2013 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जननी सुरक्षा योजना JSY 2005 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जननी सुरक्षा योजना 2005 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 1995 ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। उल्लेखनीय 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों डाकघरों के खाता धारक हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं। PMJJBY 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का 1 वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान करती है। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रतिवर्ष 436 रुपये प्रीमियम दे होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये प्रीमियम। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो है ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। तो इसमें जो है ना दुर्घटना बीमा, इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आँखों की पूर्ण और अपूर्णी क्षति या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए है। बीमा राशि 2 लाख रुपए मिलेगा, मतलब 20 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा, तब आपको बीमा राशि 2 लाख रुपए मिलेगा। 1870। यद्यपि एक आँख की दृष्टि की पूर्ण अपूर्णी हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर बीमा राशि 1 लाख रुपए मिलेगा। यदि एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णी हानि या एक हाथ या पैर
उपयोग की हानि होने पर बीमा राशि 1 लाख रुपए मिलेगा। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति को प्रतिवर्ष 20 रुपये प्रीमियम देय हैं। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति को प्रतिवर्ष 20 रुपये प्रीमियम देय हैं। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच कितना देना है? 20 रुपये प्रीमियम देना है। अटल पेंशन योजना APY अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। भारत का कोई भी नागरिक ग्राहक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो अटल पेंशन योजना शामिल हो सकता है। इसमें प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत 1000 रुपये प्रतिमाह से लेकर 5000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। अटल पेंशन योजना के तहत 40 वर्ष में 18 से 40 न्यूनतम असंगठित क्षेत्र के लिए। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग, एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों के आयोजित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमिक कहा जाता है। इसी आर्थिक क्षेत्र की गतिविधि करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 वेब्स 2025 मुंबई में आयोजित किया गया। तो वेब्स 2025 मुंबई में आयोजित किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स मीडिया मनोरंजन क्षेत्र था भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है और मुंबई में हुआ। ये सम्मेलन की जो परिकल्पना थी के मूल मंत्र के साथ प्रारंभ हुआ। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया। 100 से अधिक देशों के कलाकार यहाँ पे उपस्थित रहे और ये महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तो वेब्स मंच से न वर्ष 2029 तक 50 अरब के M&E बाजार को साकार करेंगे। ये भारत पेवेलियन का कला से कोड तक थीम के साथ भारत की प्राचीनतम स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर आधुनिक मीडिया विकास यात्रा को 4 भागों श्रुतिकृत दृष्टि क्रिएटर लिप में दिखा रहा है। तो कला से कोड तक इसका जो था ना वेब्स 2025 का जो थीम रहा कला से कोड तक रहा। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 तक आयोजन हुआ जिसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई। सम्मेलन के तहत में ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ और जिसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को औपचारिक रूप दिया। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को औपचारिक रूप दिया। मुंबई में स्थापित हो रहा यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से AVGCXR सेक्टर को समर्पित किया। वेब्स 2025 की एक विशिष्ट उपलब्धि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का भव्य समापन रहा। न्यूजीलैंड के स्किंग कैंटरबरी संस्थान व भारतीय फिल्म इंडिया स्किंग कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया। न्यूजीलैंड की स्किंग कैंटरबरी संस्थान व भारतीय फिल्म इंडिया स्किंग कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव। भारतीय कंपनी OML ओनली मच लाउडर और रूस की गैज़प्रोम मीडिया के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सवों व सह-उत्पादन कॉमेडी संगीत शो पर MOU के बीच प्रारंभ होने की घोषणा हुई। कोरिया की प्रमुख कंपनी CJ ये सब छोड़िए।
इसके अलावा इस ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखते हुए देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत यूके आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। ये ध्यान रखिए, जो वेबसाइट 2025 चल रहा था ना, उसमें जो है देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत यूके आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद, ये सब फालतू विवाद करते रहते हैं। फरवरी मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान, नई शिक्षा नीति 2020 याद रखिएगा। ये एसएसए समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलाने वाली लगभग 2152 करोड़ की राशि नई शिक्षा नीति 2020 को न स्वीकारने के कारण रोक दिए जाने इस नीति के त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम से तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फार्मूला में यह कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी ही हो। स्मरणीय तथ्य, संसद की शिक्षा स्थायी नीति ने 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में इस निधि स्थगन को असंवैधानिक तथा संघीय भावना के विरुद्ध बताया है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि जब तक तमिलनाडु नेप 2020 को स्वीकार नहीं करता तब तक फंड जारी नहीं होगा। केंद्र सरकार ने इस निर्णय में यह मसला इसमें जो है ना, संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में इस निधि स्थगन को असंवैधानिक तथा संघीय भावना के विरुद्ध बताया, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब कहा कि जब तक तमिलनाडु नेप 2025 को स्वीकार नहीं करता तब तक फंड जारी नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से यह मसला न्यायिक से अधिक वित्तीय हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य को नेप लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति नेप 2020 स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा बड़ा सुधार है। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के तैयार की गई इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई त्रिभाषा नीति में मातृभाषा स्थायी भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया गया है। इसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा, तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा। पहली भाषा तो मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा, दूसरी अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा, तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। जो गैर हिंदी भाषी हैं उनके लिए हिंदी एक विकल्प है। भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 में संसद प्रयोग की जाने वाली भाषा है और 210 में विधानमंडल प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 343 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि होगी। ये सब संसद प्रयोग की जाने वाली भाषा 120, विधानमंडल प्रयोग की जाने वाली भाषा 210 और संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी 343। तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग गठित की जाएगी। 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं 345 में, 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पात्राधिकारी राजभाषा। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा 348 इम्पॉर्टेंट है। 349 भाषा के संबंध में कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया हैं। 350 20 शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ हैं। 350 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेषाधिकार
अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन। विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित है। विंझीगम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में अरब सागर तट पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति बदौलत दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारों के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित है। स्मरणीय तथ्य: विंझीजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। यह भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसकी प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर, कुछ स्थानों पर 24 मीटर है। प्राकृतिक क्षमता लगभग 10 लाख TEU प्रतिवर्ष है, जिसे आगे चलकर चरणबद्ध विस्तार द्वारा लगभग 72 TEU छोड़िए, ये सब नहीं पूछेगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने अपने यूरोप एशिया रूट की जेट और ड्रैगन सेवाओं में विंझीजम को शामिल किया है, जिससे यह सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं से जुड़ गया है। विंझीजम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास 8,867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। पूर्ण परियोजना, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें चरण तरीके से 2028-29 तक खर्च किया जाएगा। यह अडानी पोर्ट्स अडानी द्वारा निर्मित किया जाएगा। विंझीजम पोर्ट भगवद गीता एमनाट के साथ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट अभी पढ़ने हैं, केवल करंट अफेयर्स तो पढ़ना नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा।